सुप्रभात बच्चों। मैं आज आप लोगों को मैं सबसे छोटी हूँ जिसके कवि सुमित्रानंदन पंत हैं पढ़ाऊँगा। सबसे पहले मैं सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तर प्रदेश के बागेश्वर जिले के कौसानी नामक ग्राम में 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ। जन्म के 6 घंटे बाद ही उनकी माँ का निधन हो गया। उनका लालन पालन उनकी दादी ने किया। उनका नाम गोसाई दत्त रखा गया। वह गंगा दत्त पंत की 8वीं संतान थे। 1910 में शिक्षा प्राप्त करने गवर्नमेंट हाई स्कूल अल्मोड़ा गए। यहीं उन्होंने अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रानंदन पंत रख लिया। 1921 में ये महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान अंग्रेजी विद्यालयों, महाविद्यालयों, न्यायालयों और अन्य सरकारी कार्यालयों का बहिष्कार करने के आह्वान पर उन्होंने महाविद्यालय छोड़ दिया और घर पर ही हिंदी, संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा सहित अन्य भाषाओं का भी अध्ययन किया। इलाहाबाद में ही उनका गांधी जी के साथ सानिध्य हुआ और वहीं पर उनकी काव्य चेतना का विकास हुआ। कुछ वर्षों के बाद उन्होंने पिताजी के निधन के बाद घोर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। कर्ज चुकाने के लिए घर और ज़मीन भी बेचनी पड़ी। महात्मा गांधी के सानिध्य में उन्हें आत्मा के प्रकाश का अनुभव हुआ। अरविंद आश्रम की यात्रा से आध्यात्मिक चेतना का विकास हुआ। 1950 से 1957 तक 7 वर्षों तक उन्होंने आकाशवाणी में परामर्शदाता रहे। इन्हें 1968 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1960 में कला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1961 में पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित हुए। 1964 में विशाल महाकाव्य लोकायतन का प्रकाशन हुआ। कालांतर में उनके अनेक काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। वह जीवन पर्यंत रचनारत रहे। अविवाहित पंत जी के अंतःस्थल में नारी और प्रकृति के प्रति आजीवन सौंदर्यपरक भावना रही। उनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 को हो गई। मैंने आपको पहले ही बताया कि इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। इनको इतना बड़ा सम्मान मिला कि इनके जो कौसानी में पुराने घर हैं, इनके देहांत के बाद उसमें संग्रहालय के रूप में उसे परिवर्तित कर दिया गया। उसमें उनके व्यक्तिगत प्रयोग की वस्तुओं जैसे कपड़ों, कविताओं की मूल पांडुलिपियों, छायाचित्रों, पत्रों और पुरस्कारों को प्रदर्शित किया गया है। इसमें एक पुस्तकालय भी है जिसमें उनकी व्यक्तिगत तथा उनके संबंधित पुस्तकों का संग्रह है।
उस संग्रहालय का नाम सुमित्रानंदन पंत वीथिका रखा गया। इस प्रकार सुमित्रानंदन पंत जी ने एक बहुत ही अच्छी, रोचक, आपके जीवन बचपन से संबंधित कविता लिखी, मैं सबसे छोटी हूँ। इस कविता को मैं पहले वाचन करूँगा, उसके बाद आप उसे अनुकरण वाचन करेंगे। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोछ पोछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। ऐसी बड़ी न हूँ मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। इस प्रकार सुमित्रानंदन पंत जी ने बहुत ही प्यारी कविता आप लोगों के लिए लिखा है। और अब मैं आप लोगों से चार चार पाँच पाँच पंक्ति का व्याख्या, उसका भावार्थ बताता चलूँगा। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। इस 5 पंक्तियों में सुमित्रानंदन पंत जी ने बच्ची के मन की स्थिति को वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि मैं सबसे छोटी हूँ, कह रहे हैं कि मैं सभी भाई बहन में सबसे छोटी हूँ, ताकि मैं तेरी गोद में सोऊं, तेरे आंचल को पकड़ पकड़ कर हमेशा इधर से उधर तेरे साथ ही घूमती रहूं, कभी तुम्हारा साथ नहीं छूटे। यानी कि बच्ची ने इन पंक्तियों में माँ की सबसे छोटी संतान होकर हमेशा अपनी माँ की गोदी में प्यार से सोते रहने के लिए आंचल पकड़कर जहाँ जहाँ माँ घूमती चले वहाँ वहाँ वह भी उसके साथ घूमे, यह इच्छा व्यक्त की है। आगे 4 पंक्तियों में, बड़ा बनाकर हम पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। यहाँ पर मात शब्द है, मात शब्द का अर्थ है माँ, सदा, हमेशा। तो इन पंक्तियों में बच्ची अपनी माँ से कहती है, बालिका कहती है कि माँ, तुम हमें अब बड़ा बना देती हो और हमें तुम छलती हो, धोखा देती हो। पहले की तरह अब तुम हमारे हाथ को पकड़कर दिन रात नहीं चलती हो। कहते हैं कि जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं, माँ हमारा साथ छोड़ देती है, फिर वह दिन रात हमारे आगे पीछे नहीं घूमती। इसलिए बच्ची चाहती है कि हम छोटे ही रहें, ताकि माँ हमेशा अपने साथ मुझे घुमाए, ले चले आगे। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। बच्ची कहती है कि कर, कर मतलब हाथ, गात मतलब शरीर, सुखद मतलब सुख पहुंचाने वाली। अर्थात इन पंक्तियों में बालिका कहती है कि अपने कर से खिला धुला मुख, यानी अपने हाथ से तुम मुझे खिला धुला मुख, धूल को पोंछकर, हमें सजाकर,
हमारे शरीर को सजा देती हो और हमें खिलौने थमा देती हो। अब तुम हमें उन सुखद परियों की बात नहीं सुनाती हो, कहानी नहीं सुनाती हो। अर्थात इन पंक्तियों में वो कह रही है कि बड़ी होने के बाद माँ हमें अपने हाथ से नहलाती नहीं, ना ही सजाती है, ना ही खिलाती है। फिर तो माँ हमें प्यार से एक जगह बिठाकर खिलौने से नहीं खिलाती। पहले माँ क्या करती थी, उसे अपने साथ बैठाती थी और खुद भी खिलौनों से खेलती थी और उसे भी खिलाती थी। लेकिन अब वह उसे खिलौने देकर बैठा देती है कि तुम खेलो, और वह अपने कामों में लग जाती है। इस तरह से बच्ची कह रही है कि खिलौनों से नहीं खिलाती और परियों की कहानी भी नहीं सुनाती हो। पहले माँ क्या करती थी, उसे परियों की कहानी सुनाया करती थी। तो अब वह कह रही है कि माँ तुम हमें अब परियों की कहानी भी नहीं सुनाती हो। ऐसी बड़ी न हूँ मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। चंद्रोदय, चंद्रोदय शब्द में संधि विच्छेद है। चंद्र प्लस उदय, चंद्र प्लस उदय। चंद्र का अर्थ है चंद्रमा, उदय का अर्थ है उगना, यानी चांद का निकलना, चांद का उगना। चंद्र में अ है और उदय में उ है, और अ और उ मिल करके ओ बनता है, तो चंद्रोदय हो गया। इसे आप याद रखिएगा, है ना। जब वर्ण हम लोग पढ़े थे तो आपको मैंने बताया था कि किस तरह से दो वर्ण मिल करके और बदल जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें चंद्रोदय है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें चंद्रोदय है। चंद्रोदय में संधि विच्छेद है ना। अ प्लस उ मिला, तो अ प्लस उ मिलने के बाद क्या हो गया, ओ हो गया, बन गया। तो ओ का ओकार जो है वो वहाँ पर आया हुआ है। ठीक है। अब अगले इसके भावार्थ हैं कि बच्ची कहती है, कह रही है कि ऐसी बड़ी न हूँ मैं। कह रही है अपनी माँ से कि माँ मैं ऐसी बड़ी न हूँ मैं, यानी कि करे कि हम बड़े नहीं होना चाहते हैं, मैं बड़ी न हूँ, जिससे तेरा स्नेह और प्रेम सदैव मेरे साथ बना रहे। मैं तो हमेशा तेरे आंचल की छाया में बिना किसी डर के छिपी रहूं और चंद्रमा के उदय का दृश्य दिखाने का मैं तुमसे अनुरोध करता रहूं। अर्थात इसके भावार्थ हैं, मैं, बच्ची कह रही है कि मुझे बड़ा नहीं बनना है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं माँ के आंचल का साया खो दूंगी, जिसमें मैं निर्भय और सुरक्षित होकर आराम से सो जाऊं और चंद्रमा के उदय का दृश्य दिखाने का अनुरोध करूं। अतः बच्ची हमेशा छोटी ही रहना चाहती है, क्योंकि बड़ा होने के बाद उसे माँ का प्यार और दुलार नहीं मिल पाएगा। इस कविता का सारांश इस प्रकार है कि एक बालिका अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनने की इच्छा रखती है। ऐसा करने से वह सदा अपनी माँ का प्यार और दुलार पाती रहेगी, उसकी गोद में खेल पाएगी, उसकी माँ हमेशा उसे अपने आंचल में रखेगी, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। उसे लगता है कि वह सबसे छोटी होगी तो माँ उसका सबसे अधिक ध्यान रखेगी। सबसे छोटी होने से उसकी माँ उसे अपने हाथ से नहलाएगी, सजाएगी, संवारेगी, उसे प्यार से परियों की कहानी सुनाकर सुलाएगी। वह कभी बड़ी नहीं होना चाहती, क्योंकि इससे वह अपनी माँ का
सुरक्षित और स्नेह भरा आंचल खो देगी। इसमें बच्चों की मनः स्थिति का वर्णन किया गया है कि इस बच्ची के माध्यम से कि किस तरह से माँ अपने बच्चों के लिए अधिक ध्यान रखती है, उसे माँ का स्नेह मिल पाता है छोटे रहने पर, लेकिन जैसे ही वह बड़े हो जाते हैं उसे माँ का स्नेह और प्यार कम हो जाता है। ख़त्म कभी नहीं होता है, कम हो जाता है, क्योंकि उसे और सारे जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होता है। इस कविता में की जो भाषा शैली है वह खड़ी बोली है, हिंदी है, ताकि आप अच्छे ढंग से उसके समझ सकें, है ना। पकड़ पकड़ कर शब्द इसमें आए हैं, इसमें अलंकार है, बार बार इसकी एक ही शब्द की आवृत्ति हुई है, तो इसमें के कारण यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार है। बड़ा बनाकर, निष्पृह निर्भय, दिखा दे में एक ही वर्ण का की आवृत्ति हुई है। ब ब न न द द, जिसके कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है ना। तो इसमें अलंकार भी है, आगे की कक्षाओं में भी आप इसको पढ़ेंगे। अलंकार तो और अच्छे ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। तो इस पाठ में एक ही संदेश सुमित्रानंदन पंत जी देना चाहते हैं कि बच्चे के लिए उसकी माँ का साथ सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। अपनी माँ के साथ बच्चा सबसे अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए हमेशा बच्चे अपनी माँ के प्यार को बनाए रखना पाना चाहते हैं। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप बताएंगे। कवि ने बालिका के मुख से छोटी बने रहने की बात क्यों कहलाई है? कवि किसके आंचल की छाया में रहना चाहता है? इस प्रकार से बहुविकल्पीय प्रश्न आप उसके उत्तर देंगे। जो सही उत्तर हैं उस पर आप निशान लगाएंगे। आप अभी बोलेंगे, बालिका छोटी रहना चाहती है क्योंकि, अब उसके विकल्प हैं, वह कभी काम नहीं करना चाहती, वह पढ़ना चाहती है, वह सदा माँ की गोद में रहना चाहती है, वह स्वयं खाना चाहती है। वह सदा माँ की गोदी में रहना चाहती है। छोटी बच्ची को बड़ा बनाकर माँ क्या कराती है? छोड़ देती है, छलती है, साथ नहीं रखती है, पीटती है, क्या करती है? छलती है। बहुत अच्छे, सही विकल्प चुनिएगा। इसमें रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। मैं डैश खाली स्थान छोटी हूँ सबकी सबसे सबसे, बहुत अच्छे। तेरी खाली स्थान में सोऊं गोदी बाहों गोदी, बहुत अच्छे। यानी कि आप कविता को अच्छे ढंग से समझ रहे थे, ध्यान दे रहे थे। अब यहाँ पर देखिए कुछ शब्द हैं और उसके अर्थ दिए हुए हैं जो कि सही ढंग से नहीं लिखे गए हैं। आपको उसको रेखा खींच करके मिलाना है। कर का अर्थ क्या होता है? हाथ, बहुत बढ़िया। गात शरीर, निर्भय निडर, छलना धोखा देना, सज्जित सजाना, बहुत अच्छा। यहाँ पर आपके पुस्तक में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उसको मैं थोड़ा बता रहा हूँ और अपने ढंग से भी आप इसके उत्तर लिख सकते हैं। कोई आवश्यकता ये नहीं है कि जो मैं बताऊँ वही आप लिखिए। अपने ढंग से भी अपने शब्दों में आप प्रश्न के उत्तर देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा और आपको समझने लायक होगा। फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा उसको समझाता हूँ।
कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना इसलिए की गई है क्योंकि परिवार के सबसे छोटे सदस्य को सबसे अधिक प्यार और दुलार मिलता है और सबसे ज़्यादा वो माँ का लाडला होता है। उसे माँ का सबसे अधिक प्यार और देखभाल मिलती है। दूसरे प्रश्न में, कविता में ऐसी बड़ी न हूँ मैं क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है ताकि उसे हमेशा अपनी माँ का स्नेह और उसके आंचल का दुलार मिलता रहे। कविता में किसके आंचल की छाया में छिपे रहने की बात कही गई है और क्यों? कविता में अपनी माँ के आंचल की छाया में छिपे रहने की बात कही गई है और इसलिए कही गई है क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा प्यार उसकी माँ ही करती है तथा उसकी गोद में बच्चा अपने आप को सुरक्षित व चिंता मुक्त महसूस करता है। तीसरे प्रश्न में आशय स्पष्ट करने के लिए कहा गया है, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। यानी यहाँ पर इन पंक्तियों का आशय है कि जैसे जैसे हम बड़े होते होते जाते हैं वैसे वैसे माँ का साथ छूटता जाता है और वो हमारे साथ हर समय हमेशा नहीं रह पाती है। यहाँ पर और एक प्रश्न है कि कविता से पता करके लिखो कि माँ बच्चों के लिए क्या क्या काम करती है। तुम स्वयं सोचकर यह भी लिखो कि बच्चों को माँ के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो आप ये सोच सकते हैं, खुद से लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आप क्या क्या अपने माँ के लिए करते हैं घरों में। तो इस कविता में माँ बच्चे को हमेशा अपने आंचल के साए में रखती है, प्यार से गोदी में सुलाती है, खाना खिलाती है, नहलाती है, सजाती है, संवारती है। उसके साथ साथ उस परियों की कहानी और लोरी भी सुनाती है। हम बच्चों को भी यह चाहिए कि हम अपनी माँ की हर बात मानें, उसको छोटी छोटी बातों में परेशान ना करें, यथासंभव हर काम में उनकी मदद करें तथा उनके स्वास्थ्य और सेहत का ध्यान रखें, उन्हें हमेशा खुश रखें जैसे वह हमें हमेशा खुश रखती हैं। कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। माँ बच्चों को कैसे छलती है? बड़े होने पर बच्चों का साथ न रहना। बच्चे माँ के आंचल में आकर कैसे बन जाते हैं निडर और निष्प्रिय, इच्छा रहित बन जाते हैं। अगले प्रश्न है छोटे, ये वो अति लघु उत्तरीय था, अब एक एक पंक्ति के अब हैं ये लघु उत्तरीय प्रश्न। छोटे रहने पर बच्ची को क्या सुख मिलता है? माँ हर समय उसके साथ होती है, उसका हाथ पकड़ती है और सारे काम करती है। वह माँ के गोद में सुखद और सुरक्षित महसूस करती है। कविता में सबसे छोटी होने की कल्पना क्यों की गई है? कविता में सबसे छोटी होने की कल्पना की गई है क्योंकि बच्चा बड़ा होकर माँ से दूर नहीं रहना चाहता। आपको अब घर से कुछ करके लाने के लिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि माँ से तो आप बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अपने पिता से रूठने का कारण बताते हुए आपको लिखना है कि जब आप पिता से रूठ जाते हैं तो आप कैसे फिर मानते हैं। कविता में बालिका क्यों नहीं बड़ी होना चाहती है? माँ तुम्हारे लिए क्या क्या काम करती है?